हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली वो जो ग्रामर लवर है। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि आज जो है इस वीडियो में मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कंटेंट के बगैर आपकी टोटली ग्रामर इनकम्प्लीट होता है। इज इट क्लियर? आपकी पूरी ग्रामर जो होता है ना इनकम्प्लीट होता है, चाहे आप ग्रामर में कितना भी पढ़ लो, नरेशन, वॉइस, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट एवर यू स्टडी, दैट्स नॉट बिग डील। वो कोई बड़ी बात नहीं है। द बिगेस्ट डील इज दैट कि अगर आपके पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज ना हो तो आपकी ग्रामर, मेक अप योर माइंड एंड मार्क माई वर्ड्स कि आपकी ग्रामर कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज से जो है मैं अपना कंटेंट जो लेकर आ रहा हूँ वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिमेंबर गाइज, एक छोटा सा डिफिनीशन जो है मैं अपने पीछे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। देन आफ्टर जो है मैं इसको बताने वाला हूँ, लेकिन एक ऐसा डिफिनीशन जो आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। इज इट ऑल राइट? लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जगह पे जो है ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के डिफिनीशन पे जो है फोकस करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ अस नॉट ट्राई दैट व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली आप में से बहुत लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये सॉलिड आइडिया होगा कि यार ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप यूज कैसे करते हो तो आपके पास एक आंसर रहता है, वो होता है आपका डेफिनेशन। ऑलराइट, तो डेफिनेशन दैट्स नॉट बिग डील टू क्रैम दैट। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप डेफिनेशन जो है याद कर लिया एंड एवरीथिंग इज ओके। आज के इस वीडियो में देखिए कितना मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये दिखा दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो आपका टॉपिक है, इसको और कौन कौन से नाम से जो है आप जान सकते हैं। इसको हम लोग लेक्सिकल क्लास भी बोल सकते हैं, लेक्सिकल कैटेगरी भी बोल सकते हैं एंड वर्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये तीन नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं सिनोनिम्स है। ऑलराइट, उसके आगे मैंने एक मतलब हमारे जो मतलब ग्रामर बुक्स है उसका फेमस जो है डेफिनेशन मैंने आपको जो है लेकर आया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एज दे डू इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, तो क्या है, मैंने एक बार जो है डेफिनेशन आपको पढ़ दिया, लेकिन मैं समझाऊंगा अपने तरीका से, दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ऑलराइट, दूसरा डिफिनीशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए नेम गिवन टू ए वर्ड्स ऑन इट्स जॉब इन ए सेंटेंस। ऑलराइट, अब ये क्या कहते हैं लोग? सबसे पहला चीज़ तो आप माइंड मेकअप कर लो कि ये जो डिफिनीशन लिखा है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स। शब्दों को, कौन से शब्दों को? इंग्लिश के। ऑलराइट, इंग्लिश के शब्दों को जो है हमने कितने ग्रुप में बांटा है? 8 काइंड्स, 8 भाग में जो है उसको बांटा है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, किस आधार पर बांटा है? तो फंक्शन के आधार पर, जॉब आप बोल सकते हैं, कार्य के आधार पर। ये जॉब या कार्य क्या होता है? जैसे देखो, अभी एज ए स्टूडेंट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट हुए और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जॉब के आधार पर आप मुझे क्या बोलोगे? टीचर, द वन हु ट्रीट्स। ऑलराइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको जॉब के आधार पे आप उसे डॉक्टर बोलते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो झाड़ू पोछा लगा रहा है उसको आप स्वीपर बोल रहे हो। ऑलराइट, तो इंसान तो सब एक ही है, लेकिन उनके वर्क के आधार पर आप क्या दे रहे हो? उनको एक नाम दे रहे हो। ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास जो है जितने भी इंग्लिश के डिक्शनरी में वर्ड्स है, आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है, दैट्स नॉट बिग डील। जितने भी इंग्लिश के डिक्शनरी में आपके वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली से बिलोंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन के आधार पर, वो फंक्शन करते कहाँ हैं? तो सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं? सेंटेंस में। अरे आप कोई भी वर्ड्स का यूज कहाँ करते हो? एक वाक्य में। तो उस वर्ड का यूज आपने कैसे किया एक वाक्य में, उसके जॉब के आधार पर जब आप उसे एक नाम देते हो, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट। अब मैं आपको बता दूं, तो उम्मीद करता हूं कि एक साउंड आइडिया आया होगा कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ना, आप सिर्फ 2 चीज को ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, एक तरफ जो है आपको ये याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नेम रखा हुआ है,
क्या रखा हुआ है? नेम, नाम। और एक तरफ आपको याद रखना है वर्ड्स। इंग्लिश की दुनिया में जितने भी वर्ड्स है, रिमेंबर, जितने भी वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है? एक्चुअली जो होता है ना, ये नेम गिवर होता है, ये नाम देने वाला होता है। अपने अंदर जो है ना ये 8 नाम रखा हुआ है, जो आई होप कि आपने सुना ही होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ऐसे ये 8 नाम रखा हुआ है। 2 चीज़, मेकअप योर माइंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 2 चीज़ आने वाला है। एक कि अपने अंदर ये इंग्लिश की दुनिया का सारा वर्ड्स रखा हुआ है, इज इट क्लियर? दूसरा, ये 8 नाम रखा हुआ है। अब ये करता क्या है? तो इसमें से जितना भी वर्ड आपके पास है उनमें से अगर आप कोई भी वर्ड उठाते हो, आपने कोई वर्ड ले लिया, जैसे लाइक दिस वन, लव, ओके। अब इस वर्ड को जो है बेसिकली अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप डायरेक्ट जो है एक नाम दे दोगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलता है नहीं, ऐसा आप कभी ना करो, ठीक है? क्योंकि शब्द का आप एक नाम, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, आखिर क्या है, इसका नाम आप तभी दे सकते हो जब आप इसको जो है एक वाक्य में देखोगे। यहाँ पर ये किसी वाक्य में नहीं है, यहाँ पर एक ये इंडिपेंडेंट वर्ड के रूप में यूज है। तो अभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली में है, ओके। अब अगर इसको नाम देना है कि ये क्या है, तो इसको जो है ना एक वर्क दिया जाएगा और उस वर्क के आधार पर इसको आप नाम देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसे सेंटेंस बना दिया, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है, ओके। तो आप यहाँ पर फोकस करिए कि लव वर्ड को मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। क्या यूज किया है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। एंड यू विल नो दैट कि सब्जेक्ट बनने का हक या तो नाउन को है या तो प्रोनाउन का है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट नेम है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से, इसके जॉब के आधार पर आपने कौन सा नाम दे दिया? नाउन। ये अभी किसका रोल निभा रहा है? नाउन का। लेकिन जैसे ही अगर ऐसा सेंटेंस बोल दिया, आई लव यू, ऑलराइट, तो यहां पर जो है आप देखो कि ये वर्ब का रोल निभाना शुरू कर दिया। किसका रोल निभाना शुरू कर दिया? वर्ब का। वर्ड्स तो एक ही था, लेकिन आपने 2 सेंटेंस में इसको 2 तरह से यूज किया, तो इसको 2 नाम मिल गए। एक नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या माइंड मेकअप करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पास 2 चीज रखा हुआ है। पहला, वर्ड्स। एंटायर इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है ना, जितने भी वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। दूसरा चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रखा हुआ है? अपने पास नाम रखा है। कितने नाम रखा हुआ है? 8 नाम रखा हुआ है। एंड आई होप कि आप उस 8 नाम को अब तक जो है समझ गए होंगे कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये करता क्या है? तो वर्ड्स को देता है कि ले जाओ और आप यूज करो। कहां पर? एक सेंटेंस में। आप दोनों डिफिनीशन में जो है देख सकते हैं, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। आप किसी भी वर्ड्स को, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, किसी भी वर्ड्स को आप तब तक कोई नाम देने की कोशिश मत करना। ये अलग बात है, आपको जो है मालूम है कि ये कौन कौन से कैटेगरी से जाएगा, कोई बहस नहीं है, लेकिन कभी भी नाम ना देना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये डिफिनीशन के अगेंस्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलता है मेरे अंदर मौजूद जो भी वर्ड है उनको ले जाइए, एक सेंटेंस में यूज करिए, उनका वर्क देखिए, उनके वर्क के आधार पर आप मेरे में से जो भी 8 नेम है उनमें से उनके वर्क, क्योंकि आप जानते हो नाउन का वर्क होता है, प्रोनाउन का वर्क होता है, वर्ब का वर्क होता है। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली में जो भी नाम है उनका कोई ना कोई जॉब होता है, ठीक है। तो आप वर्ड्स को ले जाओ, एक सेंटेंस में यूज करो और वहां देखो कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है उस वाक्य में, और उस वक्त मेरे फैमिली से कोई एक नाम ले जाकर जो है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप देखते हो कि कोई व्यक्ति जो है बीमारी का इलाज करने वाला है, तो उसको देखकर आप बोलते हो डॉक्टर है, ऑलराइट। कोई पढ़ाने वाला होता है तो आप उसको क्या बोलते हो? टीचर, ऑलराइट। कोई साफ सफाई करने वाला होता है उसको आप बोलते हो स्वीपर, ठीक है। कोई खाना बनाने वाला होता है तो उसे आप क्या बोलते हो? शेफ। इन द सेम वे याद रखिए, और ये सभी जो है क्या है? ह्यूमन है। तो उसी तरह हर वर्ड्स अपने आप में बिना किसी नाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच में मौजूद रहता है। आप इसके नाम तभी दे सकते हो जब आप
इनका वर्क देखोगे, और ये वर्क कहाँ करेंगे, सेंटेंस में करेंगे, किसी वाक्य में इनका यूज करो और देखो कि ये किस तरह से कौन सा वर्ड जो है क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, और उस आधार पर आप एक नाम दे दो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक ये डिफिनीशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए नेम। ये क्या है, एक नेम। मैंने बोला ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो कोई भी एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना कि एक्चुअली ये क्या होता है, तो कोई भी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हैं, खुद का डेफिनेशन जो है आप बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये याद रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही चीज़ जो है ना फोकस करना है। ऊपर वाले डेफिनेशन, ठीक है, जो बहुत चीज़ी है, यू वोंट बिलीव, ऊपर वाले डेफिनेशन में भी जो है क्या है, फंक्शन वर्ड, और नीचे वाले डेफिनेशन में है जॉब। और किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, वर्ड्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, वर्ड्स के रिगार्डिंग। यहां भी आप देख सकते हो वर्ड्स है। उसके बाद से क्या है, नेम देना है इनको। ये सारे चीज जो है कॉमन होता है। आप कोई भी डिफिनीशन याद रखो, जैसे आप नाउन की डिफिनीशन याद करते हो तो दुनिया कोई भी डिफिनीशन याद करते हो तो उसमें क्या आता है, नेम वर्ड कॉमन होता है। इन द सेम वे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी डिफिनीशन याद करो, एक बार आप समझ लो उसे कि होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच दो चीज रखा हुआ है, एक तरफ 8 तरह के नाम, और एक तरफ जो है अपने फैमिली में 8 लोगों को रखा है जिसका सबका नाम है 1 by 1, और एक तरफ जो है दुनिया के सारे एंटायर वर्ड को अपने अंदर रखा है। अब करता क्या है, बोलता है कि मैं नाम दूंगा, कोई वर्ड आप निकालो, उसको वाक्य में यूज करो और देखो कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है। नाउन की तरह कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, उस आधार पे आप मेरे फैमिली से कोई नाम ले जाकर उसे दे दो। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है डिफिनीशन क्लियर हो गया। और एक चीज़ हमेशा माइंड रखिएगा कि कभी भी किसी भी वर्ड्स को आप जो है नाम ना देना तब तक जब तक वो वाक्य में यूज ना हो जाए। इज इट क्लियर? अब इसके आगे मैं एक छोटे सी चीज़ पर जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग शुरू से जो है क्या किए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरी दिखाए हैं। हमारे जितने भी ओल्ड ग्रामरियन है वो सबने जो है बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 8 काइंड से 8 टाइप से जो है यूज करते हैं, एंड जो नाउन प्रोनाउन हमारा है। लेकिन आज मॉडर्न ग्रामरियन जो है ना, इस डिवीजन को जो है कुछ अलग तरीका से बांटा है। उस चीज़ का जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, एक्चुअली क्या है कि फंक्शन के आधार पर, यहाँ देखिए फंक्शन या जॉब आप बोल लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 तरह से हम लोग जो है यूज करते हैं। यानी किसी वर्ड्स को जो हम लाते हैं उसमें यूज करते हैं, उसमें 8 कैटेगरी हो जाते हैं। लेकिन फंक्शन के आधार पर, किस आधार पर, फंक्शन। लेकिन अभी जो मैं डिवीजन बताने जा रहा हूँ वो मॉर्फिम के आधार पर बताने जा रहा हूँ। किसके आधार पर, मॉर्फिम के। बट बिफोर दैट लेट मी रब इट ऑफ। ओके, तो अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग काइंड्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो काइंड्स जो है ना, मैं आपको 2 तरह से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले फंक्शन और आप बोल लो जॉब। इज इट क्लियर? फंक्शन के आधार पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 8 ग्रुप में जो है डिवाइड किए हुए हैं। इज इट क्लियर? फंक्शन के आधार पर। लेकिन एक टॉपिक जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखना है कि मॉर्फिम के आधार पर, आई होप कि आप में से जो है कुछ लोग नाम जरूर सुने होंगे मॉर्फिम। ओके, मॉर्फिम के आधार पर जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ 2 पार्ट में बांटा गया। यू विल नो दैट, जैसे नाउन का डिवीजन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था, शुरू में आप पढ़ते हैं कि नाउन हैज़ 5 काइंड्स, ठीक है। फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि नाउन को जो है डिवीजन कर दिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऑलराइट, उसके बाद से आगे चलकर सेंस ऑर्गन के आधार पर जो है हम लोग नाउन को फिर 2 पार्ट में बांटते हैं, कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन द सेम वे, एक तो कैटेगरी आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन दूसरा कैटेगरी आज मैं बताने जा रहा हूं, जो मॉडर्न ग्रामरियन जो है इस डिवीजन को लेकर आए कि ये जो है मॉर्फिम के आधार पे। पहला 8, ये याद रखिएगा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको माइंड मेकअप करना होगा। वहाँ पर आपने जो है पढ़ा 8 तरह से
फंक्शन के आधार पर। यहाँ पर आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि मॉर्फेम के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट्स में। इज इट क्लियर? पहला है आपका ग्रुप फॉर्म क्लास का। किसका है? फॉर्म क्लास का। और दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल वर्ड का। इज इट क्लियर? ये दो ग्रुप मॉर्फेम के आधार पर आया। किसके आधार पर? मॉर्फेम क्या होता है मैं बता रहा हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न ग्रामरियन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फेम ये जो है दो पार्ट से डिवाइड किए। तो मॉर्फेम क्लास में कौन कौन से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा काउंटेबल में कौन कौन आ जाते हैं, अनकाउंटेबल में कौन कौन आ जाते हैं। उसी तरह फॉर्म क्लास में कौन कौन आते हैं? सो रिमेंबर, आपका नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, क्लियर, वर्ब आता है एंड एडवर्ब। इज इट क्लियर? ये चार इधर आ गए। इन चारों को कलेक्टिवली जो है आप क्या बोल सकते हैं? फॉर्म क्लास। इज इट क्लियर? देन आता है आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स में आपके आते हैं प्रोनाउन, इज इट क्लियर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इज इट क्लियर, एंड द लास्ट वन इज दैट इंटरजेक्शन। एंड हियर यू गो। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको आठों फिर से आ गए, लेकिन यहां पर आपने देखा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो तरह से बांटा। किस आधार पर? मॉर्फेम के आधार पर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि मॉर्फेम क्या होते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि मॉर्फेम अगर आप समझ जाओगे तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा कि आखिर फॉर्म क्लास किसको बोलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पर, मॉर्फेम, देन आफ्टर फॉर्म क्लास एंड देन आफ्टर स्ट्रक्चरल वर्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉर्फेम क्या होते हैं। इसको लार्ज लेवल पे समझिए। सबसे पहला पॉइंट कि मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ग्रामर की जो सबसे छोटी इकाई होता है ना, वो मॉर्फेम ही होता है। रिमेंबर दैट, इससे छोटा ग्रामर की दुनिया में कुछ नहीं है। मॉर्फेम आपके सामने दो तरह से आता है। कितने तरह से आता है? लेकिन आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद से जो है मैं इसको थोड़ा साफ करके जो है अच्छे से आपको समझा दूँ। ऑलराइट, सो वेट फॉर वाइट। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना सिर्फ आप मॉर्फेम को देख लो, फिर हम लोग इसके आधार पर वो आपका जो कैटेगरी था फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स उस पर जो है डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मॉर्फेम में मैंने क्या बताया कि मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ऑलराइट, मॉर्फेम का जो होता है ना, मतलब ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होता है। इससे छोटी इकाई ग्रामर में कुछ है ही नहीं। ओके, और मॉर्फेम का जो है अपना मतलब जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखना, आप जनरली जो होता है जब आप कुछ बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास लेटर आते हैं। इज इट क्लियर? एंड देन आफ्टर आप उससे वर्ड्स का निर्माण करते हैं। मॉर्फेम में कुछ ऐसा ही आप समझिए कि मॉर्फेम में आपको सिर्फ दो चीज पढ़ना है। रिमेंबर, वर्ड्स एंड लेटर्स। इज इट क्लियर? अब फाइनली आपका जो मैंने जवाब दिया कि ग्रामर में इससे छोटा यूनिट कोई नहीं होता है, तो अब लेटर से छोटा यूनिट आप बताइए क्या होता है। इज इट क्लियर? तो मॉर्फेम में आप दोनों चीज पढ़ते हैं, वर्ड्स भी पढ़ते हैं और लेटर्स भी। तो बस इसी आधार पर इनका जो है ना हम लोग एक एक नाम रख देते हैं। जिस मॉर्फेम के जिस कैटेगरी में आप वर्ड्स के बारे में पढ़ते हो उसको आप लोग बोलते हो फ्री मॉर्फेम। क्या बोलते हैं? फ्री मॉर्फेम। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी इंग्लिश का वर्ड्स फ्री मॉर्फेम से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? फ्री मॉर्फेम से। दुनिया कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेकर आओ, अगर आप उसको वर्ड्स बोलते हैं दैट्स गुड। अगर किसी ने बोल दिया क्या ये मॉर्फेम है, आप बोल सकते हो कि वो फ्री मॉर्फेम है, बशर्ते कि वो एक वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ड्स। और इसमें जो है ना लेटर्स दो तरह से आपके सामने आ सकता है। यू नो वेल दैट अ सिंगल लेटर आ सकता है, ठीक है, एंड देन आफ्टर एक ग्रुप ऑफ लेटर आ सकता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। इज इट क्लियर? ये दो तरह से लेटर्स आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इनका कोई अपना मीनिंग नहीं निकलने वाला है। तो मीनिंग नहीं निकलेगा तो इनको हम लोग नाम रख देते हैं बाउंड मॉर्फेम। कौन सा मॉर्फेम नाम रख देते हैं? बाउंड मॉर्फेम। रिमेंबर दैट।
थोड़ा सा मॉर्फेम को एक बार मैं रिमाइंड करा दूं। मॉर्फेम क्या होता है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, सबसे छोटी इकाई होती है ग्रामर की, जिसका अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है और ना हो सकने का मतलब हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट इसका अपना आइडेंटिटी हो रहा है तो वो फ्री मॉर्फेम हो रहा है, क्योंकि वर्ड्स होगा। वो क्या होगा? वर्ड्स होगा। और नहीं हो सकता यानी लेटर। अब लेटर अगर मैंने एस, ई एस, आई एन जी कुछ ऐसा मैंने लिखा, क्या इनका कोई मीनिंग निकल रहा है? नॉट। लेकिन ये किसी वर्ड्स के साथ जुड़ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो आप मॉर्फेम जो है कितने तरह से देखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मॉर्फेम में आप दो चीज पढ़ते हो, लेटर्स एंड वर्ड्स। तो वर्ड्स आपका जो है फ्री मॉर्फेम कहलाता है। दुनिया कोई भी इंग्लिश का वर्ड फ्री मॉर्फेम कहलाता है। और उन वर्डों के साथ जो हम लोग जोड़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर कैट प्लस एस लिख दिया, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स तो आएंगे लाइक दिस कैट्स, इजंट इट? वर्ड्स तो आएंगे, लेकिन इसमें जो है ना दो मॉर्फेम है। एक ये जिसका कंप्लीट अपना आइडेंटिफिकेशन है, अपना एक जो है हिंदी मीनिंग है, और इसको आप बोलोगे फ्री मॉर्फेम। क्या बोलोगे? फ्री मॉर्फेम। लेकिन ये जो है इसका कोई मतलब जो है मीनिंग नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड मॉर्फेम। सो आपने क्या देखा कि मॉर्फेम ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होता है, जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं हो सकने का सेंस क्या आता है कि दुनिया का कोई भी वर्ड एक मॉर्फेम होता है। दुनिया का कोई भी इंग्लिश वर्ड जो है एक मॉर्फेम होता है, और उसे कौन से कैटेगरी में डालते हैं? फ्री मॉर्फेम में, ठीक है। और बाउंड मॉर्फेम में आपको क्या पढ़ना होता है? लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स आएंगे लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ING, इसमें 3 लेटर्स आए हैं, कोई मीनिंग नहीं आया, ठीक है। इसको बाउंड मॉर्फेम में रखेंगे। किस में रखेंगे? बाउंड मॉर्फेम। तो मॉर्फेम का जनरली डिवीजन कितने तरह से होता है? 2 तरह से, फ्री मॉर्फेम एंड बाउंड मॉर्फेम। उम्मीद करते हैं कि मॉर्फेम आपका क्लियर हो गया कि मॉर्फेम क्या होता है। ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसका अपना मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मीनिंग होगा तो सिंपली वो मॉर्फेम किस में जाएगा? फ्री मॉर्फेम में। और जिसका मीनिंग नहीं होगा वो आपका जो है किस में जाएगा? आपके बाउंड मॉर्फेम में। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा पॉइंट्स में बता रहा हूँ। मॉर्फेम का पहला पार्ट जो आपको मैंने बताया फ्री मॉर्फेम। क्या बताया? फ्री मॉर्फेम। इज इट क्लियर? और फ्री मॉर्फेम में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ते हैं? वर्ड्स पढ़ते हैं। दुनिया का कोई भी वर्ड जिसका अपना एक मीनिंग है उसे आप क्या बोल सकते हैं? फ्री मॉर्फेम। अच्छा, यू नो वेल दैट, कभी आपने नोटिस किया है कि मॉर्फेम को ये फ्री मॉर्फेम या किसी भी वर्ड्स को आप 2 तरह से यूज करते हैं। किसी भी वर्ड्स को आप 2 तरह से यूज करते हैं। एक कि यू कैन क्रिएट न्यू वर्ड्स, आप एक शब्द से दूसरा शब्द, नया शब्द बना लेते हैं। और एक होता है कि जिसका सिर्फ मीनिंग होगा, समझ में आ रहा है? मीनिंग होगा, कांट क्रिएट न्यू वर्ड। आप इससे जो है ना नया वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे आप नया वर्ड का, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, डांस। डांस का मतलब नाचना, ये अपने आप में एक फ्री मीनिंग दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फ्री मॉर्फेम बोल लोगे, ओके। अब इससे क्या नया जो है वर्ड संभव है? तो यहां पर आपने लिख दिया आर, ठीक है। अब ये कंप्लीट फ्री और बाउंड मिलकर जो है नया वर्ड क्या बना आपका? डांसर। तो जहां डांस मीन्स नाचना होता है, वहां डांसर का मतलब क्या हो गया? नाचने वाला। तो आपने डांस वर्ड से एक नया मीनिंग, एक नया जो है वर्ड का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इसको ग्रामर के मतलब फ्री मॉर्फेम में इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल मॉर्फेम। कौन सा मॉर्फेम बोलते हैं? लेक्सिकल मॉर्फेम। यानी आपको ये याद रखना है कि मॉर्फेम, फ्री मॉर्फेम में आपके दुनिया के सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। और आप जिन वर्ड से अगर नया मीनिंग, अगर नया जो है वर्ड का निर्माण कर लिया, नए शब्द का निर्माण कर लिया, तो उस कैटेगरी को लेक्सिकल मॉर्फेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल मॉर्फेम। शुरू में आपने पढ़ा मॉर्फेम,
ठीक है। इसके आगे मैंने बताया आपको फ्री, देन आफ्टर मैंने आपको क्या बताया, बाउंड, ठीक है। अब आपका क्या आया, लेक्सिकल, ऑलराइट। तो लेक्सिकल मॉर्फेम किसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, फ्री। और फ्री मॉर्फेम के इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आप एक शब्द से दूसरा नए शब्द का निर्माण करते हैं, ओके। जैसे डांस से डांसर, राइट से राइटर, टीच से टीचर, इज इट क्लियर। तो ये ऐसे वर्डों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लेक्सिकल मॉर्फेम में। कौन से में, लेक्सिकल मॉर्फेम या कंटेंट मॉर्फेम आप बोल सकते हो। दूसरा आता है कि आपका वर्ड्स आएगा, उसका फ्री मीनिंग आएगा, मतलब उसका अर्थ भी निकलेगा, बट कांट क्रिएट न्यू वर्ड, लेकिन आप उससे नया वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, आई, इसका मीनिंग तो निकल गया मैं, इजंट इट, लेकिन इससे कौन सा नया वर्ड का आप निर्माण कर लोगे, लाइक एंड, और मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन आप देखो इनसे किसी नए वर्ड का निर्माण संभव नहीं है। तो ऐसा वर्ड जिनसे नए वर्ड का निर्माण संभव नहीं है, इनको कौन सा मॉर्फेम बोलेंगे, तो फंक्शनल मॉर्फेम बोलेंगे। कौन सा मॉर्फेम, फंक्शनल मॉर्फेम। ये क्या करते हैं, तो ये आपको ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस में हेल्प करने के व्यू से आते हैं, इनसे नए शब्द का निर्माण नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा दूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है क्या होता है, अपने अंदर दो चीज़ रखा रहता है, एक तरफ वर्ड्स तो दूसरे तरफ नाउन। आप वर्ड्स को उठाते हो, सेंटेंस में यूज करते हो, उनके यूज पर दिया जाता है एक नाम, और इसी प्रोसेस को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आगे मैंने बताया कि फंक्शन के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, बट मेरा टॉपिक ये नहीं था। मेरा टॉपिक था कि मॉडर्न ग्रामरियन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फेम, मॉर्फेम के आधार पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरी में ला दिए। पहला क्या था आपका, पहला कैटेगरी जो है आपका फॉर्म क्लास था, ऑलराइट, और दूसरा कैटेगरी आपका था स्ट्रक्चरल वर्ड्स था। ये किस आधार पर, 8 फंक्शन के आधार पर, लेकिन ये 2 मॉर्फेम के आधार पर। फिर मैंने आपको बताया कि मॉर्फेम जो होता है क्या होता है, ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जहां इनका जो है अपना एक स्वतंत्र पहचान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर। सबसे छोटी इकाई होती है, बहुत बार अच्छे कंपटीशन में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड, ऑलराइट। तो आपका कौन सा यूनिट होता है, मॉर्फेम होता है, ऑलराइट। तो मॉर्फेम में आप क्या याद रखना है कि 2 चीज बस पढ़ते हैं, वर्ड्स और लेटर्स, ऑलराइट। तो आगे जो है मैंने बताया कि जिसमें वर्ड्स की जानकारी आप लेते हैं, मॉर्फेम के उस डिपार्टमेंट को फ्री मॉर्फेम बोलते हैं। कौन सा मॉर्फेम बोलते हैं, फ्री मॉर्फेम। और जिसमें लेटर्स का आप जो है जानकारी लेते हैं उसको बाउंड मॉर्फेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड मॉर्फेम, ओके। आगे मैंने बताया कि फ्री मॉर्फेम आगे चलकर 2 तरह से वर्क करता है। कितने तरह से वर्क करता है, 2 तरह से। एक होगा लेक्सिकल मॉर्फेम और दूसरा होगा आपका फंक्शनल मॉर्फेम। दोनों में आप वर्ड्स ही पढ़ते हो, लेकिन डिफरेंसेस क्या होता है कि लेक्सिकल मॉर्फेम में आप नए शब्द का निर्माण करते हैं कोई शब्द से, लेकिन फंक्शनल मॉर्फेम में क्या होता है कि वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आएगा, नया शब्द नहीं आएगा। इज इट क्लियर। अब इसके बाद से जो है आपका एक छोटा सा कैटेगरी है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं, और वो कैटेगरी आपका मॉर्फेम का दूसरा काइंड जो है वो है बाउंड। क्या होता है, बाउंड मॉर्फेम, ओके। तो बाउंड मॉर्फेम में जो है आपको 2 चीज याद रखना है। पहली बात ये याद रखना है, हैज नो मीनिंग। इनके अंतर्गत जिस चीज को आप पढ़ोगे उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसमें आप पढ़ोगे क्या, ए लेटर, ठीक है, और फिर आप पढ़ सकते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा फोकस करना है। ग्रुप ऑफ लेटर्स स्टैंड्स फॉर कि देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर अगर कोई शब्द मतलब बना दिए, मीनिंग निकल गया, तो उसको जो है आप किस में पढ़ोगे, फ्री मॉर्फेम में, ठीक है। लेकिन इसमें लेटर आ जाए या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आ जाए, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये आपने जोड़ लिया काउ प्लस एस, ये एक लेटर है, इसको आप क्या बोलोगे, बाउंड मॉर्फेम बोलोगे। क्या बोलोगे, बाउंड। आगे इनका क्या नाम पड़ेगा मैं बता रहा हूं। और ये आ गया गो प्लस ING,
क्लियर? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन क्या आप दोनों का हिंदी मीनिंग निकला? नहीं निकला। इज इट क्लियर? तो मॉर्फेम के इस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड मॉर्फेम बोलते हैं। अब ये बाउंड मॉर्फेम को जो है ना आप दो तरह से यूज कर सकते हो, यानी ये लेटर और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को आप जो है कितने तरह से यूज कर सकते हैं? दो तरह से। थोड़ा दो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दोनों पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा। जैसे पहला मैंने लिख दिया काउ प्लस एस, नया आपका बन गया काउज। ऑलराइट, इसमें दो मॉर्फेम, आई होप कि अब तो पहचान लोगे कि दो मॉर्फेम कौन है। ये फ्री मॉर्फेम है, ये बाउंड मॉर्फेम है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डांस प्लस आर, डांसर। इज इट क्लियर? आपने दो जगह मॉर्फेम का प्रयोग किया है, बाउंड मॉर्फेम का, ऊपर वाले वर्ड्स के साथ, नीचे वाले वर्ड्स के साथ। लेकिन आप एक चीज नोटिस किया कि यहां पर आपने मॉर्फेम का यूज किया तो इसका मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब आप किसी बाउंड मॉर्फेम का प्रयोग करते हैं किसी फ्री मॉर्फेम के साथ और उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे इनफ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फेम। गाइस लेट मी टेल यू दैट कि इन सब के बगैर सिर्फ डिफिनीशन याद करके आगे बढ़ने से जो है आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है आफ्टर +2 जो होता है बड़े अच्छे अच्छे कंपटीशन का जो है वो तैयारी करते हैं, एंड दे थिंक दैट कि कुछ एरर बना लेने से, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा है कि जब आप इसको अपने पास जो है डिटेल में और डेप्थ में रखते हैं ना तो यू वोंट बिलीव दैट कि जैसा मैं एज आई सी, मुझे नहीं लगता है कि ग्रामर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये आपके ग्रामर को इतना कंसोलिडेट कर देते हैं कि उसके बाद से जो ये आप टेंस, नरेशन, वॉइस, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी पढ़ते हो ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सिंपली एज आई सी, एज आई बिलीव। तो थोड़ा सा इस पर जो है ना, यू नो दैट विल्स अंडर वेल्स, यही इनकी कहानी है। थोड़ा सा एक बार आप कोशिश करो, थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करो, एंड देन सी, ये आपको बहुत ही जो है ना अमेजिंग लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा क्या बता रहे थे कि बाउंड मॉर्फेम का जब आप किसी फ्री मॉर्फेम के साथ करते हैं, फ्री मॉर्फेम का मतलब वर्ड्स दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरह बाउंड मॉर्फेम का प्रयोग जब आप किसी फ्री मॉर्फेम के साथ करते हैं और फ्री मॉर्फेम के हिंदी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो बाउंड मॉर्फेम में उसका नाम क्या पड़ता है? इनफ्लेक्शनल। क्या नाम पड़ता है? इनफ्लेक्शनल। और जैसे ही किसी आपने बाउंड मॉर्फेम का प्रयोग किया और उसके मीनिंग बदल गया, एक नए वर्ड का निर्माण हो गया, तो बाउंड मॉर्फेम के उस यूज को डेरिवेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई होप कि आपका ये दोनों कैटेगरी जो है क्लियर हो गया होगा। ओके, जब भी आप बाउंड मॉर्फेम का प्रयोग करें और फ्री मॉर्फेम का मीनिंग चेंज ना हो तो उसे आप क्या बोलोगे? इनफ्लेक्शनल मॉर्फेम। और जब उसका मीनिंग चेंज हो जाए वर्ड्स का तो बाउंड मॉर्फेम के उस यूज को आप क्या बोलते हो? डेरिवेशनल। अच्छा, ये जो आप बाउंड मॉर्फेम है एक वर्ड्स में कितने जगह यूज कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। बाउंड मॉर्फेम को आप दो तरह से यूज, मतलब जो है क्या कर सकते हैं, जनरली यूज कर सकते हैं फ्री मॉर्फेम के साथ। एक जब उनके मीनिंग को आप बदल देते हैं और एक जब आप मीनिंग को नहीं बदलते। जब मीनिंग बदल देते हैं डेरिवेशनल होता है, जब मीनिंग नहीं बदलता है इनफ्लेक्शनल होता है। अब आया कि एक वर्ड के साथ अगला स्टेप मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो बाउंड मॉर्फेम है, ये बाउंड मॉर्फेम को एक वर्ड के साथ कहां कहां यूज कर सकते हो। मीनिंग बदलना ना बदलना हो तो दूसरा सीन हो गया, वर्ड के साथ कहां कहां यूज कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू दैट ये जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स बाउंड में आते हैं ना, एक्चुअली इनको जो है अफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफिक्स। और एक वर्ड के साथ जो है आप कहां कहां यूज करोगे थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? सबसे पहले आप एक वर्ड के साथ जो है किसी वर्ड के पहले अगर कोई बाउंड मॉर्फेम यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जैसे आपने लिख दिया एजुकेटेड, ऑलराइट, ये आपका वर्ड हो गया, इसके पहले लिख दिया अनएजुकेटेड।
तो ऑन एजुकेटेड, एजुकेटेड के पहले आपने ये जो बाउंड मॉर्फेम यूज किया है, इसका मीनिंग तो नहीं आ रहा है कोई, ये बाउंड मॉर्फेम हुआ, ये फ्री मॉर्फेम हुआ, इजंट इट। तो मॉर्फेम के इस यूज को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो आप बाउंड मॉर्फेम या बोल लो अफिक्स, इसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, वर्ड्स के पहले या फिर आप वर्ड्स के बाद, यहां पर आप वर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं, जैसे गो प्लस ईएस देख लीजिए। तो इस बार वर्ड्स आपका पहले आया, फ्री मॉर्फेम पहले आया और बाउंड मॉर्फेम बाद में, तो इस यूज को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। आई होप कि आप लोग ये नाम सुने होंगे, प्रीफिक्स। जब बाउंड मॉर्फेम या अफिक्स का प्रयोग किसी फ्री मॉर्फेम के पहले करते हैं तो उसे जो है हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। वो और उसके बाद से अगर किसी फ्री मॉर्फेम या किसी वर्ड्स के बाद अगर कोई आप बाउंड या अफिक्स का यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। एक आता है इनफिक्स, ठीक है, एक आता है इनफिक्स। तो इनफिक्स, ठीक है, इनफिक्स क्या होता है ना, वर्ड्स के बीच में आएगा, वर्ड्स के बीच में आएगा। और एक्चुअली जो होता है ना, ये वॉवेल इसमें सिर्फ चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, वॉवेल। ओके, कुछ एग्जांपल देते हैं जो आप लोग जानते होंगे। मैन, ऑलराइट, यहां पर आप इसको जो है बना दिया मेन, इज इट ओके। ऐसे ही आपका जैसे आया टूथ, क्लियर, आपने इसको बना दिया टीथ। तो ये जो परिवर्तन है ना, इस परिवर्तन को हम लोग बाउंड मॉर्फेम में इसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। तो इनकी जो है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में जो है जनरली इनकी 8 संख्या है, बाकी लैटिन, जर्मन, फ्रेंच में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इज इट क्लियर। तो ये याद रखिएगा, इनफिक्स का प्रयोग हम किसी फ्री मॉर्फेम के बीच में वॉवेल को चेंज करने के लिए करते हैं। इज इट क्लियर। एक आता है आपका सरकमफिक्स, क्या आता है, सरकमफिक्स। अब ये सरकमफिक्स क्या होता है, तो सरकमफिक्स बाउंड मॉर्फेम को, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब एक साथ, ठीक है, जब एक साथ आप किसी वर्ड के पहले और उसी समय आप वर्ड्स के बाद में यूज करते हो। जैसे एक नॉर्मल सा वर्ड, मैंने एक रूट वर्ड ले लिया स्टॉप, ऑलराइट, इसके पहले मैंने जोड़ा ऑन और इसके लास्ट में जोड़ दिया एबल, ये बन गया ऑन स्टॉपेबल, ऑलराइट। तो सरकमफिक्स में क्या होता है, आप किसी वर्ड्स के शुरू और लास्ट में एक साथ जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग सरकमफिक्स बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अब समय आ गया है जब मैं आपसे जो है विदा लूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ। रिमेंबर दैट किसी भी बाउंड मॉर्फेम का हिंदी अर्थ नहीं निकलता, ये तो आप याद रखिएगा, चाहे कुछ भी जोड़ ले उनका हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। आई होप कि आप लोगों को जो है आज के इस वीडियो में जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम चला होगा। लेट मी रिपीट यू इन ए नटसेल। पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, यू कैन से दैट कि ये जो है एक नाम देने वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्ड्स को किसी वाक्य में यूज करेंगे और उसके फंक्शन के आधार पर जो हम नाम देने की प्रोसेस अपनाते हैं, इसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है हम कितने भाग में जो है फंक्शन के आधार पर बांटे हैं, तो वो होता है आपके फंक्शन के आधार पर 8, लेकिन मॉर्फेम के आधार पर जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ 2 तरह से बांटे हैं, फॉर्म क्लास एंड स्ट्रक्चरल वर्ड। आई होप कि अब तक आपका क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म क्लास किसे बोलते हैं। तो फॉर्म क्लास का मतलब हुआ कि जिन पर मॉर्फेम का प्रभाव पड़ जाए, जिन पर नहीं पड़ता है उसको जो है आप क्या बोलते हो, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। फॉर्म क्लास में कौन कौन आते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। जबकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स में कौन आते हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और अब जो है लार्ज लेवल पर याद रखिएगा कि जिस पर भी मॉर्फेम का प्रभाव पड़े, चाहे उस वर्ड का मीनिंग बदले या ना बने, वो फॉर्म क्लास के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ग्रुप लिख दिया था कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब और जो है ये एडजेक्टिव, ये फॉर्म क्लास इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन पर मॉर्फेम का प्रभाव पड़ता है। नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ब ग्रुप से आएंगे, एडजेक्टिव ग्रुप से आएंगे जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दुनिया का कोई भी वर्ड्स
जो मॉर्फेम से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, जिनके साथ मॉर्फेम जुड़ सकता है, चाहे उसका मीनिंग नया आए या ना आए। याद रखिए गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर दुनिया के किसी भी वर्ड्स का मॉर्फेम से अटैचमेंट हो जाए तो समझ जाना वो फॉर्म क्लास में, लेकिन लार्ज लेवल पे हम लोग नाउन, वर्ब, एडवर्ब ये जो है मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा, अगर नहीं पढ़ा, अब यहाँ पर देखिए इज, इसमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, है तो वर्ब के फैमिली से, तो ये आपका जो हो गया ना फंक्शनल मॉर्फेम हो गया। कौन सा मॉर्फेम हो गया? फंक्शनल मॉर्फेम हो गया। और यहीं पर आपने रन यूज किया और इसके साथ एस जोड़ दिया, या फिर आपने जो है आईएनजी जोड़ दिया, तो ये मॉर्फेम से प्रभावित हो गया किसी ना किसी तरह से। तो ये आ गया फॉर्म क्लास में और ये चला गया स्ट्रक्चर वर्ड्स में। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड्स जिस पर मॉर्फेम अपना प्रभाव डाल सकता है वो जो है क्या हो जाएंगे, वो जो है कैटेगरी फॉर्म क्लास में आएगा, वो वर्ड्स फॉर्म क्लास में आएगा। जिस पर नहीं पड़ेगा वो चला जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड्स में। ओके, तो आगे मैंने बताया मॉर्फेम क्या होता है। रिमेंबर दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर दैट हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग और मे नॉट, जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें आप दो चीज़ पढ़ते हो, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, तो मॉर्फेम में आप दो चीज़ पढ़ते हो, लेटर्स एंड देन आफ्टर वर्ड्स। दुनिया का कोई भी वर्ड्स जो होता है क्या होता है, एक मॉर्फेम होता है और उसे आप फ्री मॉर्फेम बोलते हैं, ठीक है। और ये लेटर, इनको जो है हम लोग बाउंड मॉर्फेम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो फ्री मॉर्फेम में आपने पढ़ा कि दो कैटेगरी आता है, लेक्सिकल एंड फंक्शनल। ओके, तो लेक्सिकल में आपने क्या पढ़ा कि नए वर्ड का निर्माण हो जाता है, और फंक्शनल में आपने क्या पढ़ा कि नए वर्ड का निर्माण नहीं होता है लेकिन उसका मीनिंग जरूर निकलता है। आगे आपने बाउंड मॉर्फेम पढ़ा। बाउंड मॉर्फेम को आप दो तरह से यूज कर सकते हो फ्री मॉर्फेम के साथ, या तो नए शब्द का निर्माण कर सकते हो या फिर नए शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब मीनिंग में परिवर्तन आ जाए तो उसे डेरिवेशनल बोलते हैं, और जब नहीं होगा तो इन्फ्लेक्शनल बोलेंगे। एक फ्री मॉर्फेम के साथ किस किस तरह से जो है आप बाउंड मॉर्फेम का यूज कर सकते हैं मैंने आपको बताया। प्रीफिक्स के रूप में, यानी शब्द के पहले यूज कर सकते हैं, या फिर सफिक्स के रूप में शब्द के बाद, या फिर इनफिक्स शब्द के बीच में, या फिर आप यूज कर सकते हैं एक शब्द के दोनों तरफ, आगे भी और पीछे एक साथ, जिस प्रोसेस को जो है हम लोग सर्कमफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफिक्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इफ सो तो आई होप कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे। ऑलराइट, बाय।